वेलकम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम है आप लोगों को मेरे इस चैनल पे। गाइस, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छे वाला कमेंट भी करना है। और गाइस, अभी आपको पता है कि सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है आज से इनफैक्ट पहला लेक्चर है। कल का लेक्चर जो था वो तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, उसमें तो मैंने बताया था कि आपने पढ़ना कैसे है। तो गाइस, लेक्चर जो है आज का बड़ा सिंपल है। हमने पढ़ना है जी चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का पहला लेक्चर। चाहे आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के सामने रख लें, चाहे आपके टेक्स्ट बुक ना सामने रखें, कोई इशू नहीं है। ऐसा है कि आप लोग जो है ये जैसे ही लेक्चर एंड होगा, एक तो इसकी ये जो स्लाइड है जिससे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, ये स्लाइड आपके ग्रुप में आ जाएगी फौरी तौर पे, ये आपको मिल जाएगी। और जो है दूसरी बात, ये तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे तक मैंने इस लेक्चर को एडिट कर देना है और एडिटेड कॉपी भी आपके ग्रुप में आ जाएगी, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा गाइस, चैप्टर नंबर 7 है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका टाइटल है चैप्टर नंबर 7 का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है, तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही हम पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट जो वेरी फर्स्ट डिटेल आपकी बुक में दी गई है वो वाइटल फोर्स थ्योरी की है। वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो आपको पहले करा रहा हूँ। तो बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कंटेंट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पर देखें, ये इसकी डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब क्लास डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली वो होते हैं जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं। दीज आर द डेरिवेटिव्स। जैसा कि CH4 है, CH4 क्लोरीन से रिएक्शन करके CCl4 में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक डेरिवेटिव है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं, हम कार्बन के कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स को भी स्टडी करते हैं। अच्छा गाइस, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि कार्बन तो उनमें होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं किए जाते, लाइक दोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद कार्बोनेट्स CO3 2- इनका फॉर्मूला होता है, आयन्स होते हैं बेसिकली, एंड बाइकार्बोनेट HCO3-1 ये इनका फॉर्मूला होता है। मेटल कार्बाइड्स होते हैं जिनमें कार्बन के साथ डायरेक्ट मेटल लगी होती है, जैसे सोडियम कार्बाइड है, जैसा कि सोडियम एसिटाइड है। ये हम चैप्टर नंबर 8 में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद मेटल सायानाइड्स हैं, ये भी डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो ऐसी ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने कुछ कंपाउंड्स का नाम लिया जिनके अंदर कार्बन तो होती है लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं करते, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, लाइक बाइकार्बोनेट्स, लाइक कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं हम इनको ऑर्गेनिक क्यों नहीं कंसिडर करते? तो गाइस, इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि इनफैक्ट इसमें ये होता है कि कार्बन तो होती है लेकिन ये कार्बन की ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओवरऑल प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो कैटिनेशन है, ये कैटिनेशन शो नहीं करते, ना ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, ना ये जो है इनके कोवलेंट कैरेक्टर होता है इनके अंदर। तो काफ़ी सारी अभी हमने आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, तो उनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ये वाले कंपाउंड शो नहीं करते। तो इनफैक्ट इनमें कार्बन होती है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं होते। तो ये जो डेफिनेशन है ये प्रॉपर डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, यही डेफिनेशन आपने करनी है, आपने टेक्स्ट बुक वाली नहीं करनी, बल्कि उसमें प्रॉपर लिखी भी नहीं हुई। तो ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड जो है आप इससे याद कर लीजिएगा या आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके ये चैप्टर के नोट्स भी बनते चले जाएंगे, आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो लोग तो सिर्फ इस वीडियो को देख के स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, उनको ये नोट्स नहीं मिलेंगे। तो जो क्लास पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उन्हीं को नोट्स मिलेंगे। और वैसे भी ये गलत बात है
कि जो मुझे पे करेंगे, ज़ाहिरी बात है उनका हक भी बनता है। बाकियों को भी ऐसे ही सारा कुछ मिल जाएगा तो वो तो फिर मेरे साथ आप लोगों ने लड़ना है जो मेरी क्लास लेते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहली चीज़ जिससे चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, ये होती क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहली बात, इसको वाइटल फोर्स कहा क्यों जाता है? देखें, शुरू में जो जैकब बर्जीलियस था उसने ये कॉन्सेप्ट लिया था कि जनाब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक किस्म की फोर्स चाहिए होती है, एक मिस्टीरियस फोर्स है। मिस्टीरियस मतलब बहुत ही अजीब, जिसके बारे में हमें मतलब इतना ज़्यादा नहीं पता, हमें आइडिया नहीं होता। मतलब ऐसी अजीब फोर्स जो सिर्फ हमारे या लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये मिस्टीरियस फोर्स को उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया और इसलिए इस थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी रख दिया गया। लेकिन ये बात आपकी बुक में नहीं दी गई, आप भी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इतना लिखेंगे जितना मैं बता रहा हूँ। तो अब देखें, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो मैंने बातें बताई हैं वो तो नहीं आनी चाहिए इसमें। तो अब वो बातें तो इसमें नहीं आएंगी। अब जो बातें आपने लिखनी है वो ये आपके सामने प्रेजेंट है। देखें, जैकब बर्जीलियस प्रपोज दिस थ्योरी, मतलब जो साइंटिस्ट जिसने ये थ्योरी बनाई थी उसका नाम था जैकब बर्जीलियस। तो जैकब बर्जीलियस साहब ने ये थ्योरी पेश की थी और इस थ्योरी के मुताबिक जो मेन बातें थी, सबसे पहली बात वो ये थी कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा तैयार किए जाते हैं पहले से मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मदद से। हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो दूसरा पॉइंट था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट्स से ही हासिल किए जा सकते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हासिल नहीं किए जा सकते। और इसके पीछे वही कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स वाला जो मैंने आपको अभी बताया था। तो इससे आगे चलते हैं जी। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इसने एक दो बातें और बताई थी, हम वो भी देख लेते हैं। तो जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये जो बात है कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक ओरिजिन, तो ये इसने बात की थी। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो मेन चार बातें थी ये इसने बताई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में वाइटल फोर्स थ्योरी में। अच्छा, फिर ये तो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आता है हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी वाज proposed and was rejected। ये कैसे प्रपोज की गई और रिजेक्ट कैसे हुई? तो देखिए, वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन भी साथ ही मेंशन की गई है कि इस थ्योरी के अंदर देखें, फ्रेडरिक वोलर एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वोलर ये इसका फुल नेम था। उसने क्या किया कि उसने यूरिया को यूज करते हुए, ये देखें हियर इट इज यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनिमल यूरिन में प्रेजेंट होता है। उसका फार्मूला ये है NH2CO, प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। तो इसको इसने प्रिपेयर किया अमोनियम सायानेट से, NH4CNO। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसमें ये फ्रेडरिक वुलर ने यह काम दिखाया कि उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले तो ये बात गलत साबित हुई कि जनाब जो अमोनियम सायानेट इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं तैयार किए जा सकते। और दूसरी बात कि सारा काम इसने लैब में किया और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से उसने लिविंग उसने ऐसा किया कि ये जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हासिल किया तो फिर ये बात भी गलत साबित हो गई कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बॉडी से हासिल कर सकते हैं। तो ये दोनों थेरीज जो थी जो बर्जीलियस की गलत साबित हो गई, तो वाइटल फोर्स थेरी जो थी वो रिजेक्ट हो गई। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यार वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है लेकिन कभी इसकी किसी ने औकात नहीं पूछी, आसान है। देखिए, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन का पेक्यूलियर बिहेवियर है जी। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये शॉर्ट में भी आ सकती है। अब शॉर्ट कैसे आएगा, व्हाट इज मेंट बाय सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मेंट बाय कैटिनेशन। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो इसकी ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी के नाम से या कैटिनेशन के नाम से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लें, इसकी स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है। बुक में थोड़ी घुमा फिरा के लिखी थी मैंने, यहाँ ज़रा सिंपल करके लिख दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
A large number of carbon compounds, carbon atoms can link together through covalent bonds, bonding to form long chains and rings. The property is called self linkage or catenation property. आगे है millions of organic compounds can be prepared by this property. अब ये सिर्फ डेफिनेशन लिख देना काफ़ी नहीं है, आपको ये सारा लिखना पड़ेगा. कार्बन कैन लिंक विद इटसेल्फ और द अदर कंपाउंड्स like oxygen, nitrogen and sulfur to produce large compounds like proteins and carbohydrates and lipids etc. तो फिर यहाँ पर हम एक और बात भी एडिट कर सकते हैं कि इसमें मतलब सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन थ्रू, ये एडिट कर लें, थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस. तो गाइस ये इस तरह से आ जाएगा. मैं इनफैक्ट आपको, ये क्या खुला हुआ है, अच्छा ठीक है, स्क्रीन शेयर हुई है उससे, वेट. अच्छा तो इसमें देखें, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ. मैंने यहाँ पर कैटिनेशन ओपन भी करके रखा हो. ये देखें ना, ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं. अब ये इनफैक्ट कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये आपस में लिंक हुए हैं. तो ये बेसिकली कहाँ गए, ये देखें, ये नीचे ये इतने सारे लंबे लंबे जो चेन्स बन रही हैं, ये साइक्लोप्रोपेन की चेन है, ये इथेन की चेन है, ये आइसोब्यूटेन है. तो ये इनफैक्ट ये क्या है, ये कार्बन के लिंक करने की वजह से बना. अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी ना होती तो ये कंपाउंड बन ही नहीं सकते थे. इसी तरह से प्रोटीन्स का अगर हम स्ट्रक्चर निकाल लें तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर भी देख लें तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं. चलें वो खैर सर्च करना पड़ेगा, अभी इसको देख लेना. यहाँ पर ये देखें, कैटिनेशन की वजह से ही है ना, ये सारी कार्बन जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं. तो एन हेक्सेन बना हुआ है, उसके बाद 2 मेथाइल पेंटेन बना हुआ है. ये हेक्सेन के सारे आइसोमर्स हैं. तो गाइस ये जो है इनफैक्ट ये जो बात है ये कैटिनेशन की एग्जांपल में आ जाती है. तो चलें हम इससे आगे चलते हैं अपने लेक्चर पे. तो यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर ये तो होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको कंप्लीटली मेमोराइज करना है. अच्छा उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अच्छा गाइस यहाँ पर जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कहाँ लिखी है, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं. ये लिखी है जी सेकेंड प्रॉपर्टी, इसमें उसने लिखा नॉन आयनिक कैरेक्टर. अच्छा यहाँ नॉन आयनिक कैरेक्टर उसने क्यों लिखा है, इसकी डिटेल एक लाइन है, वो आप बुक से कर लें, यहाँ कोई खास नहीं है. उसमें इसने यही लिखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें बिल्कुल आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, उनके अंदर 100% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है. अच्छा देखें, नॉन आयनिक कैरेक्टर उसने इसलिए लिखा है कि जितने भी हमने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं. एक वो टाइप होती है जिसके अंदर उनके अंदर थोड़ा थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आता है, और एक वो टाइप होती है जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर अच्छा जी उमर आप कह रहे हो कि स्क्रीन नहीं शो हो रही. हाँ यार मैंने उसको छेड़ा है, चलें मैं दोबारा करता हूँ उसको. इनफैक्ट मुझे ज़हन में नहीं रहा, मैंने छेड़ दिया उसको, तो वो बेचारी लड़ पड़ी मेरे साथ. मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, डोंट वरी. अच्छा जी बच्चों एक सेकंड, मैं स्क्रीन अगेन शेयर कर लूँ. ओके स्टॉप शेयरिंग. नाउ आई एम गोना शेयर द स्क्रीन अगेन. ठीक है. अच्छा उमर ठीक है, अब आई थिंक आपको शो हो रही होगी. अच्छा जी अब देखें यहाँ पर ना नॉन आयनिक कैरेक्टर लिखा ही इसलिए गया है कि नॉन आयनिक कैरेक्टर तो वैसे इशू नहीं है. अगर स्क्रीन शो नहीं भी होती ना तो आप टेक्स्ट बुक सामने रख लिया करें. मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको सारी समझ आ रही होगी. वैसे ये तो सिंपल टॉपिक, आगे चल के थोड़े मुश्किल टॉपिक आएंगे तो उसमें होगा. हाँ मैं जब गूगल में शो करवाता हूँ वो सारी बात है, आपको स्क्रीन के बगैर शो नहीं होगा. अच्छा जी नॉन आयनिक कैरेक्टर जो है इसलिए लिखा गया है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी आयनिक कैरेक्टर नहीं आता, वो प्योर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं. या यहाँ पर नॉन आयनिक कैरेक्टर लिखना था या फिर लिख देता प्योर कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अच्छा उसके बाद सिमिलैरिटी इन बिहेवियर. सिमिलैरिटी इन बिहेवियर बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है. ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज़रा तरतीब से लिख दिया है, आपने इसको यहाँ से करना है. बुक में ज़रा उल्टा सीधा लिखा हुआ है. तो यहाँ पर देख लें, इसमें बेसिकली सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का दूसरा नाम होमोलोगस सीरीज है. देखें सेम फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे हम कंपाउंड्स को एक जैसे ग्रुप्स में जो है कैटेगराइज कर देते हैं. तो वो जो एक जैसे ग्रुप्स के एलिमेंट्स के का एक ग्रुप होता है, एक जैसे कंपाउंड्स का एक ग्रुप होता है, उसको हम नाम दे देते हैं जी होमोलोगस सीरीज का. जैसा कि आप देखें यहाँ पर एक अल्केन
होमोलोगस सीरीज है, इसमें सारे के सारे कंपाउंड्स एक जैसे होते हैं, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और तीसरे नंबर पे अल्काइन आ जाता है जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देख लें इसकी डेफिनेशन भी फिर क्वाइट सिंपल बन जाती है। डेफिनेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी इन बिहेवियर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are grouped together. This group is called homologous series. Then homologous series is made on the basis of the similar functional group. ये एक जैसे फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे बनाई जाती है। अगर OH आ जाता है तो हमें पता है कि ये अल्कोहल्स हैं, अगर COOH आ जाता है तो हमें पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो इसी तरह जो एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम कहते हैं इनका बिहेवियर सिमिलर होगा, तो इनको एक जैसे ग्रुप में रखा जाना है। तो फॉर एग्जांपल देख लें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आपने एज इट इज़ इसको डिस्क्राइब करना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ये स्लाइड आफ्टर द लेक्चर फौरी तौर पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज़ रिड्यूस्ड द स्टडी ऑफ द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू अ फ्यू होमोलोगस सीरीज। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मिलियंस में हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक होमोलोगस सीरीज के अंदर अगर 50 कंपाउंड्स आगे हुए हैं तो गाइस बड़ी आसान बात है, हम फिर उन 50 के 50 कंपाउंड्स का नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ याद कर लेंगे और वो उन 50 के 50 एलिमेंट्स की कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। हम इससे आगे चलते हैं, छोटी छोटी 2-3 बातें रह गई हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है दैट इज़ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक तो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। आगे आइसोमेरिज्म भी मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। तो लुक एट दिस कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, अब यहाँ पर देखें प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आएगा तो आपके सामने देखें ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये सारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है उसके सारे के सारे जो है ना डायग्राम्स है। अब ये देखें ये कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो ये तो सिर्फ मैं प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन्स के अलावा लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अलावा विटामिन हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अपनी शेप में। तो लुक एट दिस, हम वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, तो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो यहाँ देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया। अच्छा गाइस, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज, बड़े होते हैं जी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली लार्ज एंड कम्प्लेक्स इन देयर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च हैज़ अ फॉर्मूला। अब स्टार्च का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर जैसे C6H10O5N, ये N स्मॉल है, मेरे से यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा नहीं जा रहा था, मैंने फ़ॉन्ट वो सेलेक्ट कर लिया, तो ये स्मॉल n लिखना आपने दोनों जगहों पे, ये लार्ज n नहीं है। तो n का मतलब है मतलब अनकाउंटेबल नंबर, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें ये इसकी एग्जांपल है, मे बी सेवरल थाउजेंड्स, मतलब ये n की वैल्यू कई हज़ार हो सकती है। प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग मैसेज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियंस, मतलब कुछ हज़ार से लेकर कई मिलियंस तक इनके मैसेज जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म बेसिकली यहाँ नहीं पूछा जाएगा, आइसोमेरिज्म इसकी प्रॉपर्टी में है, तो आप इसकी जस्ट डेफिनेशन लिख के ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, लेकिन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन आपने यहाँ नहीं करना, ये इस चैप्टर के एंड पे डिटेल आएगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। द फिनोमेना इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम मोलिकुलर formula but more than one structures can be written for that compound is called isomerism। guys ये जो टॉपिक है ये हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे और मैं आपको वहाँ बड़ी डिटेल में सारी बातें बताऊंगा। ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। तो ये अगर आप कहते हैं तो मैं आपको गूगल से शो भी करवा देता हूँ एक दफ़ा। देखें हम यहाँ पर लिखते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेन आपने पढ़ा था, एंड एन ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर देख लें, आपके सामने आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये देखें हेयर इट इज़ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये इनका स्ट्रक्चर है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। तो ये क्वाइट सिंपल है, ये आप मतलब मैट्रिक लेवल तक पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा एक सेकंड ओपन करता हूँ। लो जी, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। चलें जी, मैं न्यू टैब में इस इमेज को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ देखें गाइस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि ये देखें हम एन ब्यूटेन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं।
इसकी बात करते हैं 1 2 3 और ये चौथी कार्बन ऊपर की तरफ लगी और 10 हाइड्रोजन है। देखिए मेरी इनका दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। तो ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। इस फेनोमेना को हम नाम दे देते हैं जी आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं। तो इतना ही आप लिखेंगे, इसकी डिटेल आप नहीं बताएंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 पे रेट्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाइस इसके नीचे एक ही लाइन आनी है कि द रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लोअर एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन स्लो होते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें पहले बने हुए बॉन्ड टूटते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। जबकि बाकी जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनमें पहले से बॉन्ड टूटे होते हैं, जस्ट नए बॉन्ड बनने होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट्स ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। देन हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। तो अब इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक उनमें पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक उनमें नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसा कि अल्कोहल है, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। लेकिन कुछ नॉन पोलर होते हैं जैसा कि बेंजीन है, जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ये हमेशा डिज़ोल्व होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक एक्वस सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं, जैसा कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसा बेंजीन है, जैसा ईथर है, जैसा पेट्रोलियम ईथर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो गाइज आज हम इस बात को यहाँ क्लोज करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है बेसिकली यहीं तक है। तो गाइज हम अपना लेक्चर आज यहाँ क्लोज करते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और गाइज इस वीडियो को लाइक करें। इसका लिंक जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं करें। और ये पूरी एक सीरीज़ आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखेंगे तो होपफुली आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।